हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 151, रोहन की जिम्मेदारी। मिस्टी रोहन हुई अलग। रोहन मिस्टी को आता देखता है, तभी मिस्टी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए रोहन के सामने खाने की प्लेट रखते हुए उससे बोलती है, खाना खा लो। रोहन उसे बोलता है, मुझे भूख नहीं है मिस्टी। तभी मिस्टी उससे बोलती है, मैं यहाँ हूँ इसलिए भूख नहीं लग रही है क्या? वो उठते हुए बोलती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन हाँ खाना खा लेना प्लीज। वो जाने लगती है, तभी रोहन उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मुड़कर रोहन को देखती है, जो सर झुकाए मिस्टी का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। रोहन मिस्टी को वापस से सामने वाली कुर्सी पर बिठाते हुए बोलता है, मिस्टी। मिस्टी उसे ही देख रही थी, तभी रोहन उससे बोलता है, मिस्टी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मिस्टी उससे बोलती है, हाँ बोलो। तभी रोहन उससे बोलता है, मिस्टी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसे देखते हुए अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मिस्टी। ये सुनते ही मिस्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोलती है, हम आगे बोलो। तभी रोहन उससे बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टी, लेकिन मैं बॉस के साथ हर टाइम रहना चाहता हूँ। वो कब क्या कर दे किसी को कुछ नहीं पता, और अभी बॉस के पास कोई नहीं है, तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता, यही वजह है तुम मुझे भूल जाओ मिस्टी। मिस्टी रोहन की सारी बातें सुनते हुए उसे देखती है। वो सर झुकाकर बैठा हुआ था, तभी मिस्टी अपने आंसू पोंछकर खाने की बाइट तोड़कर रोहन के सामने कर देती है। रोहन उसे देखता है तो मिस्टी उससे बोलती है, चलो तुमने अपने दिल की बात बोली तो, और हाँ खाना खा लो प्लीज, क्योंकि अपने बॉस का हर टाइम साथ देने के लिए एनर्जी तो चाहिए न मिस्टर रोहन। रोहन मिस्टी को देखता है, वो मुस्कुरा रही थी। रोहन मिस्टी के हाथ से खाना खाने लगता है, तभी मिस्टी उससे बोलती है, तुमने अपने दिल की बात बता दी, अब मेरे दिल की बात भी सुन लो। मैं सिर्फ इस रोहन से ही प्यार करूंगी, चाहे वो मुझसे शादी करे या न करे, मेरे साथ रहे या न रहे, समझे तुम। और हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो लड़का मेरी बेस्ट फ्रेंड और अपनी भाभी के लिए अपने प्यार को छोड़ रहा है, जिससे वो अपने बॉस को सपोर्ट कर सके। रोहन मिस्टी की बात सुनते सुनते उसके हाथ से खाना खा लेता है। वो पानी पीता है, तभी मिस्टी उठकर जाने लगती है तो रोहन भी खड़ा हो जाता है। वो मिस्टी को आवाज देता है, मिस्टी। मिस्टी रुक जाती है, तभी रोहन आकर उसके गले लग जाता है। मिस्टी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। वो रोहन के गले लगकर रोने लगती है, लेकिन रोहन को पता न चले इसलिए वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। रोहन मिस्टी को देखता है। मिस्टी उसके गाल पर किस करते हुए उसे बोलती है, सो जाओ गुड नाइट। रोहन कुछ नहीं बोलता है। मिस्टी अपने रूम में चली जाती है। सुबह का समय। आरव रेडी होकर रोहन से बोलता है, रोहन चलो। रोहन जाने लगता है, तभी मिस्टी उसे पीछे से आवाज देती है, रोहन। दोनों मुड़कर उसे देखते हैं। प्रीति भी उसे देखती है। मिस्टी के पास उसका बैग था, ये देखकर तीनों कहीं उसे सवालिया नजरों से देखते हैं, तो मिस्टी रोहन से बोलती है, रोहन मैं शिफ्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। प्रीति मिस्टी से बोलती है, मिस्टी तू पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? और तू क्यों शिफ्ट कर रही है? तभी मिस्टी उससे बोलती है, प्रीति बात समझ, मैं तुझे आराम से सब समझा दूंगी, अभी प्लीज मुझे जाने दे। रोहन क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? रोहन उदास मन से ओके बोलता है। मिस्टी अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है, तभी आरव गुस्से में रोहन से बोलता है, रोहन ये क्या हो रहा है? मिस्टी ऐसे अचानक से क्यों जा रही है? क्या तुम दोनों को शादी नहीं करनी है? रोहन आरव का हाथ अपने हाथ पर से हटाते हुए बोलता है, आरव मिस्टी ठीक कर रही है, और हाँ मैं और मिस्टी अब शादी नहीं कर रहे हैं, और तुम ऑफिस पहुंचो, मैं सीधे वही मिलूंगा तुमसे। आरव और कुछ बोल पाता उससे पहले ही रोहन भी बाहर चला जाता है। वो और मिस्टी दोनों चुपचाप कार से वहां से निकल जाते हैं। प्रीति और आरव उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं, लेकिन प्रीति आरव से कुछ नहीं बोलती हैं।
आरव उससे कुछ बोलता उससे पहले ही प्रीति उससे बोलती है, आरव तुम ऑफिस जाओ। आरव उदास मन से ऑफिस निकल जाता है। आरव के जाने के बाद प्रीति उस खाली मेंशन को देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सामने लगी जिया की फोटो को देखती है, फिर अपने रूम में चली जाती है। अब बिल्डिंग। रोहन की कार आकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो मिस्टी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और लिफ्ट से दोनों 12वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां पर आमने सामने 2 फ्लैट्स थे, जिसमें से एक मिस्टी का फ्लैट था। मिस्टी भले ही अनाथ थी, लेकिन उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसके मॉम डैड ने उसके लिए बहुत कुछ रखा था। मिस्टी और रोहन उस घर के अंदर आते हैं। वो एक 2 BHK फ्लैट है। रोहन अंदर आता उससे पहले ही मिस्टी उसे रोक देती है। रोहन उसे देखता है, तभी मिस्टी उसे बोलती है, रोहन अब नहीं, प्लीज इससे अंदर मत आओ, यहीं से वापस जाओ वार्न तुम्हारा वापस जाना मुश्किल होगा। रोहन मिस्टी को बिना कुछ बोले देखता रहता है। तभी मिस्टी उसे देखते हुए गेट बंद कर लेती है। रोहन की आंख में आंसू आ गए थे। वो अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। वही मिस्टी अपनी बालकनी में आकर उसे जाता हुआ देखती है, फिर अपने छोटे से घर को देखते हुए बोलती है, चल मिस्टी, अपनी नई लाइफ में खुश रहना सीख। वो अपना सामान रखने लगती है। आदित्य का ऑफिस। आरव ऑफिस आ चुका था, लेकिन वो ऑफिस में बहुत सन्नाटा देखता है तो मैनेजर को बुलाकर पूछता है, तो मैनेजर डरा हुआ लग रहा था। आरव पूछ ही रहा था, तभी रोहन भी वहां आ जाता है। वो आरव से पूछता है क्या हुआ, तो आरव उस मैनेजर को देखने को बोलता है। रोहन उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। रोहन उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो मैनेजर डरते हुए बोलता है, वो सर मैं बॉस के केबिन में उनसे फाइल साइन करवाने गया था और वहां रखी एक लेडी की फोटो मेरे हाथ से गलती से गिर गई, जिससे बॉस ने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन मैं वहां से भाग आया। वो कुछ आगे बोलता उससे पहले ही रोहन एक थप्पड़ उसे गाल पर लगा देता है और गुस्से में उससे बोलता है, वो हमारी लेडी बॉस है जिनकी फोटो तुमने तोड़ी है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। तभी वहां एक लड़की आती है। वो आरव से बोलती है, सर वो बॉस ने आप दोनों को बुलाया है। आरव और रोहन उस मैनेजर को घूरते हुए आदित्य के केबिन में चले जाते हैं। वो मैनेजर अपने गाल पर हाथ रखे डर से कांप रहा था। आदित्य का केबिन। रोहन और आरव वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं आदित्य अपनी चेयर पर आंखें बंद किए बैठा है। तभी वो उन दोनों से बोलता है, उस आदमी को निकालो मेरे ऑफिस में से, और हाँ उसे कहीं भी अब जॉब नहीं मिलनी चाहिए, वरना मैं खुद उसे मार दूंगा। रोहन ओके बॉस बोलकर जाने लगता है। आरव वही खड़ा था। तभी रोहन रुककर उसे लेकर चला जाता है। आदित्य उन दोनों को जाता हुआ देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। आरव उस मैनेजर को कंपनी से निकाल देता है। वो रोहन से उसके और मिस्टी के बारे में पूछता है तो रोहन उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है। आरव रोहन को समझ रहा था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं समझाता है। कुछ महीने बाद रोहन और आरव भी कंपनी में आदित्य की हेल्प करने लगे थे। प्रीति स्वर्ण मेंशन संभालने लगी थी। मिस्टी भी अलग हो गई थी। आदित्य घर जाता ही नहीं था। वो अपने केबिन में बैठा था। तभी आरव अंदर आता है। वो आदित्य को अपने टैब में कुछ दिखाते हुए बोलता है, भाई ये देखिए हमारी कंपनी। आदित्य देखता है, उसमें न्यूज कपूर इंडस्ट्रीज की चल रही थी। उसमें दिखाया जा रहा था कि उस कंपनी का मालिक उस कंपनी को बेच रहा था। आरव आदित्य को देखता है, लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोलता है। तभी आदित्य कुछ देर बाद उसे बोलता है, ठीक है खरीद लो उसे। आरव तुरंत ओके भाई बोलकर रोहन के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो जो आदमी कपूर इंडस्ट्रीज को बेच रहा था, आरव और रोहन सीधे जाकर उससे मिलते हैं तो वो दोनों उसे देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी आरव उस आदमी से पूछता है, ये आपकी कंपनी है? उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोलता है, जी मिस्टर आरव, ये मेरी ही कंपनी है। 2 महीने पहले ही इस कंपनी के मालिक अभिषेक कपूर ने मुझे अर्जेंटली ये कंपनी बेची थी, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी और अब मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं इस कंपनी को बेच रहा हूँ। तभी रोहन एक साइन किए हुआ चेक उसके सामने करते हुए बोलता है, आप जितने में ये कंपनी बेचना चाहते हैं इसमें भर सकते हैं, हम इस कंपनी को खरीद रहे हैं।
रोहन की बात सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है, वो अमाउंट भरने वाला होता है, लेकिन तभी वो बोलता है, आप लोग। तभी आरव उससे बोलता है, ये कंपनी मिस्टर ए के खरीद रहे हैं, उन्हें ये कंपनी चाहिए। एक ए का नाम सुनते ही वो आदमी खड़ा हो जाता है और उन लोगों से बोलता है, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर ए के ये कंपनी खरीद रहे हैं। वो तुरंत चेक में एक नॉर्मल अमाउंट भर देता है और आरव से बोलता है, मेरे लिए यही काफी है। आरव ये देखकर शॉक था। वो दोनों कुछ देर में पेपर्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो आरव वो पेपर्स आदित्य के सामने रखते हुए बोलता है, भाई अब ये कंपनी आपकी हुई, मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य उसे देखता है, तभी वो रोहन को देखता है तो रोहन उससे बोलता है, बॉस मिस्टर कपूर 2 महीने पहले कंपनी मिस्टर माथुर को बेच चुके हैं और वो बोल रहा था कि उन्हें पैसे की जरूरत थी और वो अचानक से उसे मिले थे। आदित्य उसकी बात सुनकर कुछ देर अपने माथे पर अपनी उंगली फिराता है, फिर अचानक से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर आरव रोहन को देखता है। रोहन बिल्कुल रोबोट की तरह खड़ा था। आरव का मुंह बन जाता है। वो और रोहन कुछ देर में दोनों अपने अपने केबिन में जाने लगते हैं। तभी आरव रोहन से बोलता है, रोहन ब्रो, ये क्या है यार, तुम्हारे अंदर भी भाई की तरह कोई इमोशंस नहीं है क्या? तुम तो भाई की किसी बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं करते हो। अरे मेरे भाई, कुछ तो किया करो। रोहन इरिटेट होते हुए आरव का हाथ अपने हाथ पर से हटाते हुए बोलता है, आरव फालतू की बकवास बंद करो। और क्या मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ? करता तो हूँ, और हाँ, नहीं है मेरे अंदर इमोशंस। सुन लिया तुमने? क्या कर लोगी तुम? वो अपने केबिन में चला जाता है। आरव वही खड़ा मुंह खोले उसे देखता रहता है। तभी वो प्रीति के पास फोन लगाते हुए अपने केबिन में चला जाता है। प्रीति फोन नहीं उठा रही थी तो आरव दोबारा कॉल लगाता है तो इस बार प्रीति फोन उठा लेती है। तभी आरव उससे बोलता है, प्रीति एक खबर है। प्रीति सुनती रहती है। तभी आरव बोलता है, प्रीति आज हमने कपूर इंडस्ट्रीज खरीद ली है। प्रीति उससे बोलती है, कांग्रेचुलेशन आरव। आरव उससे बोलता है, प्रीति माना ये बहुत अच्छी गुड न्यूज नहीं है, लेकिन इस पर खुश हो सकते हैं ना? तभी प्रीति सोफे पर बैठते हुए एक लंबी सांस लेकर बोलती है, अब तो इन्हीं से खुश होने की आदत हो गई है आरव, वरना इस मेंशन को देखकर 3 महीने पहले जो हुआ है वही सब याद आता है। आरव कुछ देर प्रीति से बात करके फोन काट देता है। प्रीति उठकर ऊपर आदित्य और जया के रूम की तरफ देखती है, जो तब से लॉक था जब से आदित्य मेंशन में नहीं आया है। प्रीति खुद से ही बोलती है, न जाने इस मेंशन की खुशियां कब वापस आएंगी, कब ये मेंशन दोबारा एक घर बनेगा। प्यारा सा घर। एपिसोड 152। 1.5 साल बाद। आदित्य, जो हमेशा जया और आरोही के सामने एक प्यारा सा आदित्य था, वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक एके बनता जा रहा था। अब उस एके में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा रह गया था, जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक ही समय के साथ और खतरनाक होता जा रहा था। शायद एक गुस्सा जो उसके अंदर समय के साथ बढ़ता जा रहा था, या फिर एक बदले का जुनून समय के साथ और ज्यादा बढ़ रहा था। एक ही अभिषेक कपूर को हर तरीके से ढूंढ रहा था, लेकिन अभिषेक कपूर न जाने कौन सी जगह छुपा बैठा था कि वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। 1 साल 7 महीने और 20 दिन बाद। जेके इंडस्ट्रीज। रोहन अब पहले दिखने वाला मासूम रोहन न होकर एक सीरियस से चेहरे वाला रोहन हो चुका था। वो अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी उसके केबिन में आते हुए उसे बोलती है, सर, ये बॉस के लिए आया है। रोहन वो इन्वोलॉप लेकर देखता है। इस पर लिखा नाम देखते हुए रोहन तुरंत खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, तुम ये फाइल चेक करो, मैं आता हूँ। वो लड़कियों के सर बोलकर काम करने लगती है और रोहन वहां से निकल जाता है। वो लिफ्ट में पहुंचकर बटन दबाता है। तभी आरव उसे रोकते हुए आकर लिफ्ट में घुस जाता है। रोहन उसे घूरता है। तभी आरव उसे बोलता है, रोहन ब्रो यार, तुम मुझे अपनी ये आंखें मत दिखाया करो, मैं बोर होने लगा हूँ अब, और मुझे डर भी नहीं लगता है, समझे? तभी वो रोहन के हाथ में इन्वोलप देखता है तो उससे बोलता है, ब्रो व्हाट इज दिस? रोहन उससे बोलता है, तुम बॉस के केबिन में क्यों जा रहे हो? आरव फाइल दिखाते हुए बोलता है, वो मुझे नए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हेड्स को स्टार्ट करने के लिए बोलने हैं, तो बस इस फाइल पर भाई के सिग्नेचर करवाने हैं।
रोहन ओके बोलकर अपना सर हिला देता है। कुछ देर में वो दोनों सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पूरा सन्नाटा था, सिर्फ 2 गार्ड्स वहां खड़े थे। आरव और रोहन जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो दोनों वहां से हट जाते हैं। रोहन और आरव दोनों आदित्य के केबिन में आते हैं तो रोहन वो लिफाफा आदित्य की टेबल पर रखते हुए सामने खड़े आदित्य से बोलता है, बॉस ये इन्वोलेप आया हुआ है। आदित्य कांच की बड़ी सी दीवार के सामने खड़ा सिगरेट पीते हुए बाहर देख रहा था। उसका एक हाथ उसके पैंट की जेब में था। रोहन के बोलने कर आदित्य आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए सिगरेट को बुझा देता है। तभी आरव अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को आदित्य के आगे रखते हुए बोलता है, भाई इस फाइल पर साइन चाहिए आपके। आदित्य सीधे उस फाइल के आखिरी पेज पर साइन करते हुए बोलता है, बाकी के प्रोजेक्ट्स तुम्हें आगे बढ़ाने होते हैं तो फाइल नेक्स्ट टाइम यहाँ तब आनी चाहिए जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उससे पहले तुम उसे आगे बढ़ाओ। आरव ओके भाई बोलकर फाइल ले लेता है। तभी आदित्य वो लिफाफा देखने लगता है। उस पर कुछ लिखा हुआ देखकर आदित्य उसे खोलता है। उसमें एक ब्लैक कलर का कार्ड था। रोहन और आरव भी आदित्य के सामने खड़े उसे ही देख रहे थे। तभी आदित्य वो कार्ड देखता है। वो एक बहुत बड़ी मीटिंग का कार्ड था। आदित्य उसे देखकर वापस टेबल पर रख देता है। तभी रोहन उसे लेता है और आरव और रोहन उसे पढ़ने लगते हैं। आरव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो रोहन से धीरे से बोलता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ ये वही का इनविटेशन कार्ड है रोहन ब्रो? रोहन हाँ में सर हिला देता है। तभी आदित्य उससे अपनी तेज आवाज में बोलता है, रोहन तैयारी करवाओ, कल कुछ लोगों को अपना असली रूप दिखाना है। रोहन ओके बॉस बोलकर आरव को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तभी आरव उससे बोलता है, ब्रो अब ये मत बोलना कि मैं नहीं चलने वाला हूँ, मैं भी चलूंगा। रोहन जाते हुए उससे बोलता है, तुम वैसे भी चलने वाले हो आरव, जिस दिन तुमने पहली गोली चलाई थी ना उसी दिन तुम उस दुनिया में आ गए, वरना अब तक तुम एक केस लड़ रहे होते किसी को मारने का। वो आरव को देखता है तो एक खतरनाक सी स्माइल देकर चला जाता है। आरव वही खड़ा उससे बोलता है, रोहन ब्रो वो तो गुस्से में चलाई थी ना? तभी रोहन भी उससे बोलता है, लेकिन गोली तो चली थी ना? आरव कुछ बोलता उतनी देर में रोहन लिफ्ट से नीचे चला जाता है। आरव वही रह जाता है। वो आदित्य के फ्लो पर ही इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो स्माइल करते हुए नीचे आ जाता है। रोहन अपने केबिन में अपना काम कर रहा था। तभी आरव फोन पर बात करते हुए वहां आता है। रोहन उसे देखकर फिर से अपना काम करने लगता है। तभी आरव वहां बैठते हुए बोलता है, नहीं यार मिस्टी, पूरा टाइम टू ऑफिस में ही बीत जाता है, मैं प्रीति को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ अब। और तुम क्या कर रही हो आजकल? आरव के मुंह से मिस्टी सुनकर रोहन की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक जाती है। वो आरव को देखता है जो मुस्कुराते हुए मिस्टी से बात कर रहा था। रोहन काम करने का नाटक करते हुए आरव की बात सुनने लगता है। वो कुछ देर बाद फोन काट देता है और अपना काम करने लगता है। तभी रोहन उससे बोलता है, किससे बात कर रहे थे? तो आरव उससे बोलता है, वो मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था। रोहन उससे बोलता है, कौन सी दोस्त? तो आरव उससे बोलता है, शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला, वो मेरी स्कूल की दोस्त है मिस्टी। रोहन उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी आरव उसे बोलता है, तुम्हें तो कुछ जानना भी नहीं होगा उसके बारे में, कि वो क्या कर रही है, कैसी है। तुम दोनों तो बहुत समझदार थे कि 1.5 साल पहले एक दूसरे को बड़ी आसानी से छोड़ दिया और अपनी अपनी लाइफ अकेले अकेले जी रहे हो। रोहन आरव की सारी बातें सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आरव उससे बोलता है, इतने टाइम में कभी एक भी दिन तुमने उसे फोन करने का सोचा, उसके बारे में जानने का सोचा? नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे प्यार से पहले आती है, जानता हूं मैं। इतना बोलकर आरव वहां से चला जाता है। रोहन उसे जाते हुए देखकर कुछ देर मिस्टी को याद करता रहता है। तभी वो अपना फोन उठाता है और उसमें मिस्टी का नंबर देखता है। वो कुछ सोचता है, फिर उसे फोन लगा देता है। आरव ये सब कुछ मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन तभी रोहन फोन काट देता है और अपना काम करने लगता है। आरव ये देखकर अपने सर पर मारते हुए वहां से चला जाता है। रात का समय। आदित्य हमेशा की तरफ स्वर्ण मेंशन नहीं आता था। रोहन और आरव मेंशन आते हैं।
प्रीति सब कुछ अच्छे से देखने लगी थी, लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ऐसे काम थे जो वो नहीं करती थी, क्योंकि वो सब सिर्फ जया ही करती थी और वो सभी बातें सभी को जया की याद दिलाती थी। प्रीति दोनों को खाना सर्व करते हुए खुद भी बैठ जाती है। आरव और रोहन बिजनेस की बातें करते हुए खाना खाते हैं और रोहन अपने रूम में चला जाता है। वही प्रीति सब काम करवा कर अपने रूम में आती है तो वहां आरव बैठा हुआ था। अब आरव पहले की तरफ हमेशा मस्ती करने वाला ही नहीं था, वो एक कंपनी को संभालने वाला समझदार आरव कपूर भी बन चुका था। प्रीति उसे देखती है तो मुस्कुराते हुए आकर उसके पास बैठ जाती है। आरव उसे गले लगा लेता है। दोनों कुछ देर अपनी आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। तभी आरव उससे बोलता है, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तुम्हारी लाइफ भी हमारी तरह हो चुकी है ना प्रीति। आई एम सॉरी। प्रीति आरव के मुंह पर उंगली रखते हुए बोलती है, आरव, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारा पैसा या और कुछ देखकर नहीं किया था, और हाँ, अगर मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं इसे तब तक निभाऊंगी जब तक मैं हूँ। और दूसरी बात, शादी हो या न हो, प्यार तो हम दोनों एक दूसरे से अभी भी उतना ही करते हैं ना। आरव स्माइल करते हुए हाँ बोलकर प्रीति के माथे पर किस कर लेता है। प्रीति उसकी बाहों में अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। तभी आरव उसे गोद में उठाकर लाकर बेड पर लिटाकर वहां से अपने रूम में चला जाता है। प्रीति आंखें खोलती है, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद आकर पिलो पर गिर जाती है। वो अपनी आंख बंद करके सो जाती है। सुबह का समय। आरव ने ग्रे और रोहन ने ब्लू कोट सूट पहने हुए थे। आरव रोहन के रूम में आता है, तभी रोहन उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, आरव, इसे रखो, ये बॉस ने तुम्हें देने को कहा है। आरव उसकी बात सुनकर उस बॉक्स को खोलकर देखता है, उसमें एक बंदूक थी। आरव रोहन से बोलता है, ये सच में भाई ने दी है मेरे लिए? रोहन हाँ बोलता है तो आरव मुस्कुराते हुए उसे अपनी कोट के अंदर रख लेता है। रोहन भी अपनी दोनों गन को रख लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां से ऑफिस के निकल जाते हैं। जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने केबिन से अटैच रूम में रेडी हो रहा था। वो पहले से ज्यादा खतरनाक लेकिन पहले से ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। आदित्य किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज पहन रखे थे। तभी केबिन में रोहन और आरव आते हैं। वो दोनों आदित्य के सामने से आता हुआ देखते हैं, हाथ में ब्रांडेड वॉच, जेल से सेट किए हुए बाल। आदित्य खतरनाक के साथ बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो फोन पर बात करते हुए अपनी कुर्सी के पास आता है। तभी रोहन और आरव को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर किसी से बोल रहा था, आज शिकार खुद चलकर सामने आ रहा है, आज वो कुछ नया देखेगा। वो भी सब वही देखते देखते बोर हो गया होगा, वही पुराना शिकार करने का तरीका। तैयारी करो। इतना बोलकर आदित्य फोन काट देता है और फोन जेब में रखकर अपनी कोट को कुर्सी पर से उठाकर पहनता है और वहां से सीधे बाहर निकल जाता है। रोहन और आरव भी उसके पीछे नीचे आते हैं। आदित्य और वो दोनों दूसरे गेट से बाहर आते हैं, जिससे वहां के एम्प्लॉय को ये सब नहीं दिखता है। आदित्य बाहर आते ही सीधे जाकर अपनी बड़ी सी कार में बैठ जाता है। तभी रोहन और आरव आकर आगे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। रोहन कुछ ऑर्डर करता है। उसके ऑर्डर देते ही वहां उनकी कार के आगे पीछे खड़ी गाड़ियां चलने लगती है। आदित्य और उसके बॉडीगार्ड्स की कार्स वहां की सड़कों पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे वहां सड़कों पर कोई और कार्स हो ही न। जो भी उन कार्स को अपने सामने से निकलते हुए देख रहा था तो बस देखता ही रह जा रहा था। वही आरव और रोहन को ये सब देखने की अब आदत सी हो चुकी थी। दूसरी तरफ शहर से दूर एक बड़ा सा बंगला, जिसके हर तरफ कार ही कार खड़ी थी। वहां पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। अंदर एक बड़े से रूम में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। वही एक तरफ एक बड़ी सी कुर्सी थी, वो वहां के किंग की कुर्सी थी। वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जिसके लिए बहुत से लोग अलग अलग जगहों से वहां आए हुए थे। वो सभी देखने में खतरनाक ही लग रहे थे। सभी एक दूसरे से मिलते ही बातें कर रहे थे। वहां की जगह भी देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। सभी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे थे। तभी उन्हीं सब के बीच एक कार आकर वहां रुकती है। गार्ड जाकर दरवाजा खोलता है तो एक आदमी लंबी कोट पहने हाथों में सिगार लिए बाहर आता है। एपिसोड 153, किंग का खौफ।
उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, अपने हाथों में सिगार पकड़े वो आदमी अंदर जाने लगता है, उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी अंदर जाते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहां मीटिंग होने वाली थी, तो उन दोनों गार्ड्स को रोक दिया जाता है। वो आदमी उस आदमी को देखता है जिसने उसके गार्ड्स को रोका था। तभी वो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को इशारे से वही रोक देता है और खुद अंदर चला जाता है। अंदर आते हैं कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, तभी एक आदमी उससे बोलता है, मिस्टर एस्टिन, यहाँ सभी वही है, तो आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो आदमी हंसने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी उसे घूरते हुए बोलता है, ये मास्क लगाना मेरी मर्जी है। वो आदमी मिस्टर एस्टिन से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मिस्टर एस्टिन, वाई आर यू बीइंग सो रूड। एस्टिन उस आदमी को घूरता है और आगे चला जाता है। आगे वो सभी से मिलता है, तभी एक आदमी शराब का ग्लास उसके हाथ में देते हुए उससे बोलता है, मिस्टर एस्टिन, ऑस्ट्रेलिया तो आपका ही है, मैं वहां पर एक बिजनेस करना चाहता हूं, तो आप उसे संभालने में हमारा साथ देंगे ना। मिस्टर एस्टिन उससे बोलता है, क्यों नहीं, लेकिन एस्टिन पहले अपना प्रॉफिट देखता है, फिर किसी बिजनेस में जुड़ता है। तभी वो दूसरा आदमी उससे बोलता है, हाँ तो मैं आपको 50% का पार्टनर बना सकता हूँ अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो। तभी एस्टिन अपना ग्लास रखते हुए बोलता है, 60%। वो आदमी एस्टिन को अजीब तरीके से देखता है, फिर हंसकर उससे बोलता है, ठीक है मिस्टर एस्टिन। तभी एस्टिन उससे बोलता है, हम सभी यहाँ अपने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़कर जिस मीटिंग के लिए आए हैं वो स्टार्ट कब होगी, और हाँ जिसे मैं बेसब्री से मिलना चाहता हूँ, वो किंग कब आने वाले हैं। तभी एक दूसरा आदमी एस्टिन से बोलता है, मिस्टर एस्टिन, ये आपकी पहली मीटिंग है तो आप जानते नहीं है, हमारे किंग पहुंचते हैं तो माहौल अलग ही हो जाता है, और हो भी क्यों ना, आखिर वो हमारे किंग है। इतना बोलकर वो सभी चेज करते हुए अपनी अपनी ग्लासेस टकराते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। एस्टिन जब से वहां आया था उसकी नजर उस किंग की कुर्सी पर ही थी, वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी वहां पर बहुत सारे जूतों की एक साथ दौड़ने की आवाज आने से सभी गेट की तरफ देखने लगते हैं। अचानक से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लिए हुए अंदर आते हैं और अलग अलग कोने में खड़े हो जाते हैं। तभी वहां रोहन और आरव आते हैं, दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। दोनों ही इशारे से सभी को बैठने को बोलते हैं, तो सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। रोहन और आरव अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा रहे थे। रोहन तो पहले इस मीटिंग में आया था, वो लगभग सभी को पहचानता था, लेकिन आरव के लिए ये सब कुछ और सभी चेहरे बिल्कुल नए थे। वो सब कुछ देख रहा था, तभी वहां एक सन्नाटा छा जाता है। बाहर से जूते के खटखट की आवाज से सभी लोग गेट की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। तभी एक आदमी अपने चेहरे पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में सिगरेट और दूसरा हाथ पैंट की पॉकेट में डाले बड़े रौब से अंदर आ रहा था। उसके अंदर आते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। एस्टिन दूर होने की वजह से ठीक से वो चेहरा समझ नहीं पा रहा था। तभी वो आदमी अंदर आते हुए सीधे जाकर अपनी किंग की कुर्सी पर बड़े एटीट्यूड से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठते हुए सभी को देखता है। उसके देखते ही सभी अपना सर झुकाकर उसे अपनी वफादारी दिखाते हैं। वो आदमी मुस्कुराते हुए सभी को देखता है। वही दूर खड़ा एस्टिन किंग को देखते ही शॉक्ड हो गया था। उसके कदम डगमगा जाते हैं क्योंकि सामने एक किंग की कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने किंग की कुर्सी पर आदित्य बड़े शान से बैठा हुआ था। वहीं रोहन और आरव दोनों उसके अगल बगल खड़े थे। उन दोनों ने मास्क लगा रहा था क्योंकि वो दोनों अभिषेक कपूर को ढूंढ रहे थे। आदित्य सभी को बैठने को बोलता है, तभी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। सभी अपने अपने 2 साल में हुए कामों को बता रहे थे और उसका प्रॉफिट और लॉस सब दिखा रहे थे, क्योंकि ये इनलीगल वर्क्स थे जिनकी पूरी इंफॉर्मेशन किंग के पास होती थी। सभी अपना वर्क और बाकी सब बता चुके थे। तभी एक आदमी उठता है, उसने कोई फाइल नहीं दिखाई थी। आदित्य उसे अपनी खतरनाक नजरों से देखता है। वो आदमी थोड़ा काम चाहता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोलता है, मैं इस रूल से सहमत नहीं हूँ। वो बिजनेस मैं संभालता हूँ और मैं ही देखता हूँ, तो अपने प्रॉफिट मैं किंग को क्यों दिखाऊं। माना आप हमसे पहले आते हैं, लेकिन मैं इस रूल को नहीं मानूंगा। मुझे किंग या बाकी किसी से डर नहीं है।
इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। सभी उसे देखने लगते हैं। तभी एक गोली सीधे जाकर उसके सर में लगती है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है। तभी आदित्य उठते हुए बोलता है, मैंने तुम लोगों को थोड़ी छूट क्या दी, तुम सब तो मेरे सर पर बैठने की कोशिश करने लगे। लेकिन अफसोस किंग के सामने अपनी आवाज ऊंची करने वाला बाहर की दुनिया नहीं देख पाया। इतना बोलकर एके वापस से उस कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एके खतरनाक तरीके से सभी से बोलता है, और कोई है जिसे अपनी बात रखनी है, रखो, आज तुम्हारा किंग तुम सबकी सुनेगा। उसकी बात सुनते ही सभी सर झुकाकर एक साथ न में सर हिला देते हैं। तभी आदित्य बोलता है, यहाँ वही है जिन्हें किंग ने रखा है, तो तुम क्यों मास्क लगा कर बैठे हो, यहाँ सभी सेम है। तुम्हें पता नहीं है ये बात, या ऐसा कुछ है इस मास्क के पीछे जिसे तुम छिपा कर रखना चाहते हो। आदित्य ये बोलते हुए सामने बैठे एस्टन को देखते हुए एक खतरनाक स्माइल दे रहा था। एस्टन कुछ बोलता उससे पहले ही आदित्य उठते हुए बोलता है, मीटिंग इज ओवर। इतना बोलकर वो बिना किसी को देखे वहां से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे रोहन और आरव भी निकल जाते हैं और वो सभी बॉडीगार्ड्स भी धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं। जब तक आदित्य वहां था सभी की सांसें रुकी थी। उसके वहां से जाते ही सभी एक लंबी सांस लेते हैं और वो सब भी धीरे धीरे निकलने लगते हैं। एस्टन भी तुरंत निकल जाता है। आदित्य अपनी कार से वहां से निकल जाता है। रोहन और आरव कुछ देर बाद वहां से निकलते हैं क्योंकि उन दोनों की नजर अभी भी सभी पर थी। जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने रूम में आकर आराम से अपनी कोट निकालता है। तभी वो अचानक से गुस्से में उसे फर्श पर फेंक देता है और सामने रखी शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है। आदित्य सामने बड़े से शहर को देखते हुए पी रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो बेड पर पीठ के बल वैसे ही लेट जाता है और सीलिंग को घूरने लगता है। तभी वो बोलता है, मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मुझसे खुद अपने लिए मौत मांगेगा। तू जल्दी ही अपने उस दोस्त के पास आएगा जो खुद मौत के लिए तड़प रहा है, बहुत जल्द। इतना बोलकर वो अपनी आंख बंद कर लेता है। स्वर्ण मेंशन। प्रीति अपने रूम में बैठी थी। वो अपना फोन लेकर मिस्टी को फोन लगाती है, लेकिन मिस्टी फोन नहीं उठा रही थी। तभी प्रीति इरिटेट होते हुए फिर से फोन लगाती है, तो इस बार मिस्टी फोन उठा लेती है। तभी प्रीति गुस्सा करते हुए उससे बोलती है, दूर रहने लगी है रोहन, और तुम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है, तो क्या हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई है जो तू मेरा फोन नहीं उठाती है, क्यों मिस्टी? प्रीति मिस्टी पर गुस्सा कर रही थी। तभी मिस्टी उससे बोलती है, बाहर हूँ, आजा। प्रीति उसकी बात सुनकर 2 मिनट चुप रहती है, लेकिन फिर वो उससे बोलती है, क्या बोला तूने? तभी मिस्टी फिर से उससे बोलती है, 2 मिनट में पर्स लेकर बाहर आ, मैं बाहर ही हूँ। वो फोन कट कर देती है। प्रीति अपने फोन को देखती है, फिर तुरंत अपनी पर्स लेकर जल्दी से मेंशन में से बाहर आ जाती है। वो मेन गेट से बाहर आकर देखती है मिस्टी अपनी कार से टिककर मेंशन से कुछ दूरी पर खड़ी थी। प्रीति उसे देखकर खुश हो जाती है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाकर मिस्टी के गले लग जाती है। मिस्टी उसे गले लगाते हुए एक प्यारी सी स्माइल दे देती है। तभी प्रीति उसे देखते हुए बोलती है, मिस्टी कैसी है तू? और मुझे मिलने क्यों नहीं आए इतने टाइम तक? और तू तो बदली हुई लगने लगी है। मेरी मासूम मिस्टी अब एक बिजनेस वूमेन लग रही है। मिस्टी ने ब्लू जीन्स के साथ एक ब्लैक क्रॉप टॉप पहना था और उसके ऊपर एक स्लीवलेस लॉन्ग श्रिक पहना हुआ था। हाथ में वॉच, बालों में पोनीटेल, पैरों में हील्स। मिस्टी पहले से अलग लेकिन बहुत सुंदर लग रही थी। मिस्टी स्माइल करते हुए उससे बोलती है, कार में बैठ कहीं चलकर आराम से बातें करते हैं। तभी प्रीति उसे रोकते हुए बोलती है, मिस्टी अंदर चल, न कहीं और क्यों जाना है, हम यहाँ भी तो बातें कर सकते हैं, न चल। वो मिस्टी को मेंशन की तरफ ले जाने लगती है। तभी मिस्टी उसे रोक देती है। प्रीति उसे सवालिया नजरों से देखती है तो मिस्टी उसे मना कर देती है। तभी प्रीति स्माइल करते हुए कार में बैठते हुए बोलती है, ठीक है, बाहर ही चलते हैं, वैसे भी मैं यहाँ बोर होती रहती हूँ। दोनों वहां से निकल जाती है। कुछ देर में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं और वहां बैठकर बातें करने लगती है। मिस्टी और प्रीति दोनों बातें करते हुए अपने अपने ऑर्डर्स देती है। कुछ देर में दोनों की मंगाई हुई डिशेज भी आ जाती है। तभी प्रीति मिस्टी से बोलती है,
और बता तू क्या कर रही है अब। तभी मिस्टी अपनी पर्स से अपना कार्ड प्रीति के सामने रख देती है। प्रीति उस कार्ड को देखते ही आंखें फाड़े मिस्टी को देखती है। मिस्टी मुस्कुरा रही थी। तभी प्रीति उससे बोलती है, तू सच में यही मिस्टी है। मिस्टी हाँ में सर हिला देती है। तभी प्रीति खुश होकर मिस्टी के गले लगते हुए बोलती है, यार तू तो सच में छा गई। तू सच में एक कंपनी चलाती है, मतलब आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की हेड तू है। मिस्टी उसे बिठाते हुए बोलती है, प्रीति तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कितनी बड़ी कंपनी हो यार। अभी ये इतनी पॉपुलर है लेकिन बड़ी नहीं है। प्रीति अपनी कॉफी पीते हुए उससे बोलती है, जो भी हो लेकिन सच में तू बहुत फेमस है। भले ही कंपनी छोटी है तो क्या हुआ। प्रीति और मिस्टी बात करते करते चुप हो जाती हैं। तभी प्रीति उससे बोलती है, तूने ये कंपनी आरोही के नाम पर शुरू की है ना। मिस्टी बाहर खेल रही एक बच्ची को देखते हुए बोलती है, प्रीति आरोही मेरी लाइफ के सबसे हैप्पी टाइम्स में मेरे साथ रही, जिसे जिया ने मेरे पास लाया। और उन दोनों के जाने के बाद भले ही मैं तुम सब से दूर हो गई हूँ लेकिन मुझे अभी भी तुम सबकी एक कमी महसूस होती है। उसमें मैं तुम सभी को शायद कभी देख भी लूँ लेकिन जिया और आरोही की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। बस उसी याद को जिंदा रखने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। प्रीति और मिस्टी दोनों की ही आंखें भर आई थी लेकिन तभी प्रीति का फोन बजता है। उसी समय वेटर भी आ गया था तो मिस्टी उससे बात करने लगती है। प्रीति के पास आरव का फोन आया था। आरव कार चला रहा था और रोहन उसके साइड में बैठा हुआ था तो आरव ने फोन को स्पीकर पर रखा था। आरव उससे बोलता है, हाय बेबी, क्या कर रही हो। उसकी बात सुनकर प्रीति उससे बोलती है, आरव मैं बाहर आई हुई हूँ। आरव उससे पूछता है, बाहर लेकिन कहाँ, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रही हो। तभी प्रीति उससे बोलती है, अरे मैंने अचानक से प्लान बनाया और मैं आ गई और सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई। रोहन भी प्रीति की बातें सुन रहा था। तभी आरव और रोहन दोनों को ही प्रीति के साथ मिस्टी की आवाज भी सुनाई देती है जो बोल रही थी, आप बिल ले आइए हमें निकलना है। उसकी आवाज सुनते ही रोहन और आरव शॉक्ड हो जाते हैं। एपिसोड 154, कौन है राज अरोरा। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों जैसे ही मिस्टी की आवाज सुनते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। तभी रोहन कुछ बोलने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही प्रीति फोन कट कर देती है। आरव रोहन को घूरता है तो रोहन उससे बोलता है, क्या है तुम मुझे घूर क्यों रहे हैं। आरव कार चलाते हुए उससे बोलता है, अभी 2 मिनट पहले तक तो तुम मिस्टी को जानते तक नहीं थे लेकिन अभी उसकी आवाज भी तुम्हें पहचान में आ रही है। वाह ब्रो। रोहन आरव से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन फिर वो खिड़की की तरफ मुंह कर लेता है। आरव उसे गुस्सा दिलाते हुए बोलता है, हाँ बोलो बोलो तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ रोहन ब्रो। वो दोनों घर पहुंचते हैं तो रोहन तुरंत गुस्से में कार का दरवाजा तेजी से बंद करते हुए अंदर चला जाता है। आरव अपने कान बंद कर लेता है। तभी वो चिल्लाकर रोहन से बोलता है, हाँ हाँ गुस्सा तो आएगा ही लेकिन ये सच है रोहन ब्रो। रोहन अंदर जाते हुए उसे घूर कर देखता है और गुस्से में अंदर चला जाता है। आरव बाहर खड़ा उसे गुस्से में अंदर जाते हुए देखकर हंसने लगता है। तभी पीछे से प्रीति आती है। वो आरव को अकेले में हंसते हुए देखती है तो आरव के कंधे पर हाथ रखती है। आरव अचानक किसी के छूने से डर जाता है। वो तुरंत पीछे देखता है तो प्रीति थी। प्रीति उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है, आरव तुम बीमार हो क्या। आरव उससे बोलता है, नहीं क्यों। तभी प्रीति उससे बोलती है, तो पागलों की तरह अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो। तभी आरव को समझ में आता है तो वो प्रीति के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर लेकर जाते हुए बोलता है, वो तुम मिस्टी से मिलने गई थी, हमने मिस्टी की आवाज सुनी थी, तभी से मैंने रोहन ब्रो की थोड़ी खिंचाई कर दी है तो वो गुस्से में उबल रहा है। तभी प्रीति उससे बोलती है, फिर इस गुस्से को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए ना। आरव बड़ी सी स्माइल करते हुए प्रीति के गाल पर किस कर लेता है। प्रीति उसे घूर कर देखती है तो आरव उससे बोलता है, तुम सच में मेरी ही पार्टनर हो बेबी। प्रीति हंस देती है। तभी वो उससे बोलती है, क्यों अब तक भरोसा नहीं था क्या। तो आरव सीधे खड़े होते हुए बोलता है, वो जब तुम कभी कभी मुझे डांट देती हो ना तब मुझे डाउट होने लगता है।
ये सुनते ही प्रीति उसे मारने लगती है तो आरव खुद को बचाते हुए बोलता है, अरे बेबी मैं मजाक कर रहा था यार, सच में तुम तो वर्ल्ड बेस्ट पार्टनर हो, आई लव यू बेबी। वो उसके पास आने लगता है तो प्रीति जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। आरव मुंह बनाकर अपने रूम में चला जाता है। वही सेवेंस ये सब देखकर हंसने लगे थे। वही रोहन अपने रूम में बैठा अपने फोन में अपनी और मिस्टी की फोटो देख रहा था। वो बिल्कुल चुप था। तभी उसके रूम में आरव आ जाता है तो रोहन जल्दी से फोन बंद कर देता है। आरव उसे ऐसे फोन बंद करते देखता है तो वो थोड़ा रुककर रोहन से बोलता है, ब्रो चलो खाना खाते हैं। रोहन उससे बोलता है, मुझे भूख नहीं है तुम जाओ। आरव उसे जबरदस्ती खींचकर लेकर जाते हुए बोलता है, चलो यार। वो उसे लाकर चेयर पर बिठा देता है। तभी प्रीति भी आकर वहां बैठ जाती है। तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी आरव प्रीति से बोलता है, बेबी मिस्टी वैसी ही है या बदल गई। उसकी बात सुनकर रोहन भी उनकी बात पर ध्यान देने लगता है। तभी प्रीति आरव से बोलती है, मिस्टू तो पूरी बदल गई है। पता है वो एक फेमस बिजनेस वुमेन हो गई है। तुम लोग तो कुछ पता करते ही नहीं हो। आज वो मुझसे मिली तब मुझे पता चला। आरव वो आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है ना। आरव सरप्राइज्ड हो रहा था। वो उससे बोलता है, हाँ तो उस कंपनी का क्या। तभी प्रीति उससे बोलती है, वो कंपनी मिस्टी की ही है, छोटी है बट है तो। आरव उससे बोलता है, वाओ मिस्टी से मिलना पड़ेगा। तभी प्रीति उससे बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं मिलेगी। आरव का ये सुनकर मुंह बन जाता है। वही रोहन प्रीति की सभी बातों को सुनकर मिस्टी के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर में वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह जेके इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने रूम में बैठा हुआ था। उसने चेंज नहीं किया था। वो रात के ही कपड़ों में था। तभी रोहन वहां आता है। वो देखता है आदित्य अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर आंखें बंद किए बैठा है। तभी रोहन आरव को कुछ मैसेज करता है तो कुछ देर में आरव भी वहां आता है। उसके हाथ में एक ग्लास नींबू पानी था। वो आदित्य के सामने टेबल पर उसे रखते हुए बोलता है, भाई इसे पी लीजिए, आपका सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। आदित्य अपनी आंख बंद किए हुए ही बोलता है, क्या तुम डॉक्टर बन चुके हो आरव। आरव का मुंह बन जाता है। वो कुछ बोलता तभी आदित्य आंखें खोलकर उन दोनों को देखता है और उठकर बाथरूम में चला जाता है। तभी आरव रोहन से बोलता है, तुम्हें भाई से डांट सुनने का शौक है तो तुम सुना करो ना यार, हर बार मुझे क्यों कर लेते हो। रोहन उसका चेहरा देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो हंसने लगता है। आरव उसे घूरता है। तभी आदित्य वापस आता है। उसने चेंज कर लिया था। वो बाहर केबिन में आ जाता है। आदित्य कॉफी पीते हुए अपना काम करने लगता है। तभी रोहन उसके सामने एक कार्ड रखते हुए बोलता है, बॉस आज शाम को एक ग्रैंड पार्टी है। कोई राज अरोरा है, उसने यहाँ अपना बिजनेस सेटअप किया है तो उसने पार्टी रखी है। उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया है तो आप जाएंगे। उसकी बात सुनकर आदित्य वो कार्ड उठाकर देखता है। उसमें बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा था, राज अरोरा। आदित्य रोहन से बोलता है, पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन लाकर दो मुझे। रोहन उससे बोलता है, बॉस ये 2 साल पहले यहाँ आया था। उससे पहले ये फॉरेन में रहता था लेकिन यहाँ पर बिजनेस सेटअप करना उसे पसंद आया। वो बीच में यहाँ से वापस चला गया था लेकिन फिर वापस आया और अभी इसने ये पार्टी रखी है। इसका पहले बिजनेस लंदन में था और अब यहाँ इंडिया में भी है। आदित्य उसे शांति से सुन रहा था। वही आरव उसे आंखें फाड़े देख रहा था। तभी रोहन आदित्य से बोलता है, इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है सर, सिर्फ ये है और इसकी गर्लफ्रेंड। दोनों साथ में ही रहते हैं और ये कुछ टाइम में उससे शादी करने वाला है। रोहन बोल ही रहा था तभी आदित्य हाथ दिखाकर उसे रोक देता है तो रोहन चुप हो जाता है। तभी आदित्य उन दोनों से बोलता है, ठीक है मिलते हैं, देखिए तो कौन है ये, राज अरोरा। रोहन और आरव दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी आरव रोहन से बोलता है, ब्रो तुमने इतनी इन्फॉर्मेशन भाई के बोलने से पहले ही निकाल रखी थी। वाओ ग्रेट स्मार्ट हो तुम। ये कहते हुए आरव अपना हाथ रोहन के हाथ में रखता है। तभी रोहन उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे पता है कि बॉस किसी से मिलने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इतना बोलकर रोहन आगे चला जाता है। आरव रुककर खुद से बोलता है,
ये आज तक मुझे क्यों नहीं समझ में आया यार। तभी वो अपना दिमाग डाइवर्ट करके वहां से चला जाता है। वही रोहन अपने केबिन में बैठा था, तभी वो अपने टैब में आरोही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सर्च करता है। उसमें मिस्टी से जुड़ी बहुत सी न्यूज थी जो रोहन ने आज तक नहीं देखी थी। वो उसके बारे में सब पढ़ने लगता है। उसमें मिस्टी और उसकी कंपनी की फोटोज भी थी। वो उन्हें देखने लगता है। रोहन के चेहरे पर मिस्टी की फोटो को देखकर स्माइल आ जाती है। तभी उसे कुछ फोटोज में एक लड़का मिस्टी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। वो कंपनी की ज्यादा से ज्यादा फोटोज में मिस्टी के पास था। रोहन उसे ऑब्जर्व करता है। उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसमें उस लड़के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रोहन सारी फोटोज दोबारा देखने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से आरव की आवाज आती है। ब्रो, पिक्स को बार बार देखने से न ही मिस्टी सामने आएगी और न ही तुम इस लड़के को मार पाओगे। आरव की बात सुनकर रोहन गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो मुड़कर आरव को घूरते हुए बोलता है, तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर आरव सीरियस होते हुए बोलता है, ब्रो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ तुम पर नजर रखने का, और तुम कंपनी में ये सब हरकतें कर रहे हो। अगर सभी सवालों का जवाब चाहिए तो जाकर सीधे मिस्टी से पूछो ना। यहाँ पर ऑफिस का काम न करके कंपनी का टाइम क्यों खराब कर रहे हो? रोहन आरव की सारी बातें जैसे जैसे सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से में आरव से बोलता है, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ समझे, तुम्हारी तरफ घूम नहीं रहा हूँ। इतना बोलकर वो गुस्से में ऑफिस से निकलने लगता है। उसे देखकर आरव खुश होकर उसे देखने लगता है, लेकिन तभी रोहन वापस अपने केबिन में आ जाता है। उसे आता देख आरव का मुंह बन जाता है। तभी रोहन उससे बोलता है, और तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना वो नहीं होगा समझे तुम। आरव गुस्से में रोहन को घूरते हुए चला जाता है। शाम का समय, आरव रूम में रेडी हो रहा था। तभी प्रीति वहां आती है तो आरव उससे बोलता है, मैं जल्दी ही रिटर्न आ जाऊंगा, ठीक है, तुम अकेला फील मत करना। उसकी बात सुनकर प्रीति स्माइल करते हुए बोलती है, जब सभी आए तभी आना, मेरे लिए ऐसे अलग से पार्टी छोड़कर आने की जरूरत नहीं है। आरव कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों को रोहन की आवाज आती है, अगर इतना ही प्रीति की चिंता है तो रुक जाओ, क्या जरूरत है तुम्हें चलने की? रोहन ये बोलकर हॉल में आ जाता है। उसकी बात सुनकर प्रीति हंस देती है। तभी आरव गुस्से में हॉल में आता है और रोहन से बोलता है, ओह हेलो मिस्टर रोहन, आप खुद अकेले रहना पसंद करते हैं तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया को ये पसंद होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे उसकी चिंता है समझे। इतना बोलकर आरव बड़े एटीट्यूड से प्रीति से गले मिलता है। वही रोहन गुस्से में उसे घूर रहा था। वो बाहर जाते हुए प्रीति से बोलता है, प्रीति जब तक हम में से कोई घर नहीं आ जाता है गेट लॉक रखना, बॉडीगार्ड्स है बाहर, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। प्रीति उसकी बात सुनती है तो स्माइल करते हुए बोलती है, ओके रोहन, मैं याद रखूंगी। आरव भी प्रीति के माथे पर किस करता है और वहां से रोहन के पीछे बाहर आ जाता है। बाहर रोहन गार्ड से कुछ बोल रहा था। वो आकर कार में बैठ जाता है। तभी आरव उससे बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरी बेबी की भी इतनी चिंता है। रोहन कार चलाते हुए उससे बोलता है, वो मेरी भाभी है, भले ही तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है तो ये सब देखना जरूरी है समझे। इडियट। आरव तो भी बड़ी सी स्माइल कर देता है। कुछ देर में वो दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। आदित्य अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी रोहन उससे बोलता है, बॉस चलिए। आदित्य हम बोलकर आगे निकल जाता है। उसने आज भी ब्लैक कोट सूट ही पहना था, जो उसे हमेशा की तरह एक परफेक्ट बिजनेसमैन और एक खतरनाक इंसान बनाता था। वो तीनों एक कार में थे। वही आगे पीछे दो दो कार्स बॉडीगार्ड्स की थी। वो लोग वहां से राज अरोरा की होने वाली पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अरोरा विला, एक बड़ा सा घर, उसके आगे बड़ा सा गार्डन, उसमें लगी चारों तरफ लाइट्स और एक पूरा शानदार पार्टी का माहौल। बहुत से बिजनेसमैन वहां पर आए थे, सभी एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी वहां की लाइट्स विला के गेट पर पड़ती है। वहां एक हैंडसम सा लड़का ब्लैक कोट सूट पहने पूरे एटीट्यूड के साथ खड़ा था। एपिसोड 155, राज अरोरा की गर्लफ्रेंड।
एक हैंडसम सा आदित्य की एज का लड़का अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले पूरे एटीट्यूड के साथ खड़ा था। उसकी सिर्फ हाइट आदित्य से थोड़ी छोटी थी। वो वहां से चलकर पार्टी में आता है, सभी उसे मिलने लगते हैं। वो भी हंसकर सभी से मिल रहा था और बातें कर रहा था, तभी एक आदमी उससे बोलता है, मिस्टर अरोरा, हमने सुना है आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ रहती है। अगर रहती है तो आप उन्हें अपने साथ पार्टी में नहीं लाए। उनकी बात सुनकर राज उनसे बोलता है, मिस्टर मुखर्जी, लगता है कि आपको मुझसे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। राज की बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी उससे बोलते हैं, अरे नहीं मिस्टर अरोरा, हम तो सिर्फ वही बोल रहे हैं जो हमने आपके बारे में सुना है। तो राज मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, ठीक है, अगर आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का मन है तो ठीक है, मिलवा देते हैं आपको उनसे। तभी राज दोबारा से उस बंगलो के गेट पर जाता है। सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे। तभी राज अपना हाथ अंदर की तरफ बढ़ाता है तो एक लड़की उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। राज उसे मुस्कुराते हुए बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना। वो उसका हाथ पकड़कर उसे सभी के सामने लाता है। उसे देखते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। उसने ब्लू ब्लैक ग्लिटर गाउन पहना हुआ था जिसमें कंधे पर एक साइड 2 पतली पट्टियां थी। उसके गले में एक ब्लू डायमंड लॉकेट था, हाथ में उसी से मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में उसी के मैचिंग इयरिंग्स और ब्लैक हील्स। उसके बालों को कर्ल करके एक साइड कंधे पर किया गया था। वो लड़की थोड़ी सहमी सी लग रही थी। तभी राज उसके कान के पास जाकर बोलता है, तुम घबरा क्यों रही हो, यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं और अब तुम्हें भी जानते हैं। वो उसे बोलता है, अब अपने प्यारे से चेहरे पर एक स्माइल लाओ। वो लड़की इतनी भीड़ देखती है, फिर राज को देखती है तो थोड़ी सी स्माइल कर देती है। राज उसे लेकर सभी के बीच आ जाता है। राज सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने लगता है। वो भी राज का हाथ पकड़े सभी से मिल रही थी। तभी मिस्टर मुखर्जी बोलते हैं, मिस्टर अरोरा, इस पार्टी के सबसे बड़े गेस्ट अभी तक नहीं आए। वो आने वाले तो है ना? तभी राज उनसे बोलता है, क्यों मिस्टर मुखर्जी, मेरी पार्टी में आप उनसे अपने फायदे की बात करने वाले हैं क्या? राज की बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर हंसते हुए राज से बोलते हैं, क्या आप भी मजाक कर रहे हैं मिस्टर अरोरा? तभी राज सीरियस होकर उनसे बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मुखर्जी। उन लोगों की बातों में उस लड़की का कोई ध्यान नहीं था क्योंकि वो किसी को जानती नहीं थी, तो उसे उन लोगों की बातें भी समझ में नहीं आ रही थी। राज उसे देखता है तो उसे बोलता है, तुम बोर हो रही हो तो आओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। वो सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे पार्टी के दूसरी तरफ के एरिया में ले आता है। वहां पर बिल्कुल शांति थी। वहां पर एक छोटा सा पेड़ था, दोनों तरफ बेंचें रखी थी। वो लड़की आकर उस जगह पर बैठ जाती है। तभी राज उसे पानी की बोतल देते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम यहाँ आराम से बैठो और कुछ काम हो तो मुझे तुरंत फोन करना, ओके? वो लड़की प्यारी सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है। राज वहां से चला जाता है तो एक दूसरा आदमी भी उससे स्पेशल गेस्ट के बारे में पूछता है। तो राज अपने पीए से बोलता है, अंकित, पता करो। वो फोन लगाने वाला होता है। तभी सभी को बहुत सारी गाड़ियों के एक साथ रुकने की आवाज आती है। तो मिस्टर मुखर्जी अंकित से बोलते हैं, रहने दो मिस्टर अंकित, अब फोन लगाने की जरूरत नहीं है। सभी गेट की तरफ देखते हैं तो कुछ गार्ड्स आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। रोहन और आरब पार्टी में आते हैं। सभी उन दोनों को देखते हैं। तभी आदित्य फुल एटीट्यूड के साथ वहां पर आता है। वो जैसे ही पार्टी में पहुंचता है सभी उसे मिलने लगते हैं। तभी राज आदित्य से बोलता है, मिस्टर ए के, हमारी पार्टी में कोई खतरा नहीं है तो आप इन बॉडीगार्ड्स को वापस भेज सकते हैं। राज की बात सुनकर आदित्य उसे देखता है। दोनों ही एक दूसरे को फुल एटीट्यूड के साथ देख रहे थे। तभी आदित्य अपनी उंगली से इशारा करता है तो वो गार्ड्स बाहर चले जाते हैं। रोहन और आरब भी वहां पर सभी से मिलते हैं। राज आदित्य को वाइन ऑफर करता है तो आदित्य ले लेता है। तभी आदित्य उससे बोलता है, राज अरोरा, तुमने कुछ टाइम में ही काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है अपने बिजनेस में। राज आदित्य से मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस्टर ए के, प्रोग्रेस तो की है लेकिन अभी भी आपसे बहुत कम ही। आदित्य मुस्कुरा देता है।
तभी राज उसे बोलता है, तो कैसी लगी आपको ये पार्टी? आदित्य चारों तरफ देखता है तो उससे बोलता है, बिल्कुल यहाँ आए लोगों की तरह। राज उसकी बात को समझ नहीं पाता है। वो आदित्य को देखता है जो वाइन पीते हुए सभी को देख रहा था, तो राज भी मुस्कुरा देता है। वही आरव और रोहन पूरी पार्टी में सभी को देख रहे थे, तो रोहन आरव को सभी के बारे में बता रहा था। तभी मिस्टर मुखर्जी वहां आते हैं और रोहन और आरव से मिलते हुए बोलते हैं, आप दोनों मिस्टर AK के बहुत करीबी है। आप दोनों ही उनके सारे काम को संभालते हैं। सही कहा मैंने। उसकी बात सुनकर रोहन और आरव दोनों उसे देखते हैं। तभी रोहन हंसकर उनसे बोलता है, लगता है आप हमारे और हमारे बॉस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाल कर आए हैं। रोहन की बात सुनकर मिस्टर मुखर्जी हंस देते हैं। तभी वो आरव और रोहन से बोलते हैं, आप दोनों बहुत समझदार लगते हो। मैं मिस्टर AK के साथ एक बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप दोनों उन्हें इसके लिए राजी करवा लेंगे तो मैं आप दोनों को बहुत प्रॉफिट करवा सकता हूँ। तभी आरव एक्साइटेड होते हुए उनसे बोलता है, क्या सच में? आप हमें कितना प्रॉफिट करवा सकते हैं, जरा बताएंगे? ये सुनकर मिस्टर मुखर्जी उन दोनों से बोलते हैं, पूरे 20% का। आरव शॉक्ड सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, वाओ, इतना ज्यादा? लेकिन सॉरी मिस्टर मुखर्जी, हमें आपके इतने प्रॉफिटेबल ऑफर में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी रोहन उनसे हाथ मिलाते हुए बोलता है, आई होप आप समझेंगे क्योंकि आप भी हमें बहुत समझदार लग रहे हैं। वो दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। मिस्टर मुखर्जी का मुंह बन जाता है। वही दूर खड़ा आदित्य ये सब देखकर हंस रहा था, क्योंकि रोहन और आरव इस पूरी पार्टी में जो भी उन दोनों से किसी बिजनेस की बातें कर रहा था, दोनों उसका मजाक बना दे रहे थे। वही दूसरी तरफ एक बड़े से घर में मिस्टर एस्टन घूमते हुए कुछ सोच रहा था। उसके आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। तभी एक आदमी इसके सामने आते हुए उससे बोलता है, बॉस, उस समय ऑस्ट्रेलिया में को भी हुआ था, उसका हमें कहीं कोई फुटेज नहीं मिला कि वो आदमी दिखता कैसा था जिसने आपको ये जख्म दिया। एस्टिन गुस्से में उस आदमी का गला पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। वो आदमी अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी एस्टिन गुस्से में उसे छोड़ देता है। वो आदमी नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। तभी एस्टिन उससे बोलता है, तुम्हें मैंने सिर्फ एक बात पता करने को कहा, लेकिन तुम 6 महीने से वही नहीं पता कर पा रहे हो। अगर तुम मेरा एक काम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम इस धरती पर सिर्फ बोझ हो। वो आदमी एस्टिन को डर से देखने लगता है। वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी एस्टिन उसे गोली मार देता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वहां पर वो मिरर के सामने खड़ा खुद को देखता है। तभी वो अपने चेहरे से मास्क उतार देता है और मिरर में खुद को देखते ही अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलता है, वो तुम ही थे AK। मैं तुझे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तूने मुझे ये घाव जिस दिन दिया है, मैं तुझे उसी दिन पहचान गया था। फ्लैशबैक 1 साल पहले एस्टिन ऑस्ट्रेलिया में होटल के एक कमरे में था। तभी उसका फोन बजा तो वो अपने रूम से बाहर फोन अटेंड करते हुए आया कि तभी अचानक से एक मास्क वाला लड़का उसके सामने आ गया था। एस्टिन ने जैसे ही मुड़कर उसे देखा, उस लड़के ने एस्टिन के चेहरे पर चाकू मार दिया था। एस्टिन के एक गाल पर पूरा कट हो जाने से खून बहने लगता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसके गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वो उस लड़के को पकड़ते उससे पहले ही वो लड़का एक गोली एस्टिन के पैर में चलाकर वहां से निकल जाता है। उस समय एस्टिन ने उसकी आंखें देखी थी। उसे देखते ही वो डर गया, क्योंकि वो आदित्य था जिसने उसे मारा था। एस्टिन अपने चेहरे को छूते हुए बोलता है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा AK। और अब तेरी बारी है, बस कुछ दिन और उस कुर्सी के मजे ले ले। मैं तेरी मदद से उस दुनिया में पहुंचा था और अब तुझे ही वहां से हटाऊंगा। बहुत जल्द ये होगा। इतना बोलकर एस्टिन हंसने लगता है। वो पागल लग रहा था जिस तरीके से वो हंस रहा था। अरोरा विला, वहां पर सभी पार्टी में मौजूद थे। आरव के पास प्रीति का फोन आता है, तो आरव एक तरफ जाकर प्रीति से बात करने लगता है। वो प्रीति से बोलता है, बेबी, मैं बस निकल ही रहा हूँ, ओके। प्रीति उससे बोलती है, मैंने इसलिए फोन नहीं किया है, वो तो मैं बोल रही थी कि मैं मिस्टी के घर पर हूँ। वो तुम में से कोई नहीं था तो मैं यहाँ आ गई। अभी मैं यही रुकने वाली हूँ, तो सुबह प्लीज मुझे लेने आ जाना। आरव उससे बोलता है, तुम सच में मिस्टी के साथ हो? प्रीति उससे बोलती है,
हाँ आरव, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बस मुझे लेने आ जाना, ओके। वो फोन काट देती है तो आरव खुद से बोलता है, यार ये तो मेरी सुनती ही नहीं है। तभी रोहन उससे बोलता है, अच्छा है तुम्हारा नहीं सुनती है, वरना मेरी तरह उसका भी दिमाग खराब हो जाता। तभी आरव उससे बोलता है, अच्छा तुम्हारा मेरी बातों से इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है तो सुनो। प्रीति मिस्टी के घर पर है और कल सुबह हमें उसे लेने जाना है। मिस्टी का नाम सुनकर ही रोहन की जुबान पर ताले लग जाते हैं। तभी वो आरव से बोलता है, तो तुम जाना, मैं क्यों जाऊं? तभी आरव उससे बोलता है, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। तुमने ही मिस्टी का घर देखा है तो तुम ही मुझे लेकर चलोगे ना? रोहन तुरंत मना कर देता है तो आरव उससे बोलता है, ठीक है मत जाओ, फिर मिस्टी से मिलने का मौका खुद गवाओगे, मुझे क्या। उसकी बात सुनकर रोहन सोचने लगता है। वही आदित्य आराम से बैठा वाइन पर वाइन लिए जा रहा था। कुछ बिजनेसमैन उससे अपने बिजनेस की बात कर रहे थे कि उन्हें उसके साथ बिजनेस करना है। इन सब से आदित्य का दिमाग खराब हो रहा था। तभी वो वहां से उठकर पार्टी एरिया के दूसरी तरफ आ जाता है जहां पर राज की गर्लफ्रेंड बैठी थी। आदित्य वो जगह देखता है, उसे वो अच्छी लगती है तो एक तरफ की बेंच पर वो जाकर बैठ जाता है और अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। वो लड़की जो दूसरी तरफ बैठी थी, तभी उसे महसूस होता है कि दूसरी तरफ कोई और भी बैठा है तो वो चुप होकर बैठ जाती है। दोनों ही सामने आसमान में चांद को देखने लगते हैं। आदित्य भी उसे शांति से देखते हुए सिगरेट पी रहा था। उसने इतनी वाइन पी ली थी कि उसका सर भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा था। तभी उसे खांसी आने लगती है। आदित्य खांसने लगता है। उसके खांसने की आवाज सुनकर वो लड़की थोड़ा मुड़कर पेड़ की दूसरी तरफ देखती है तो आदित्य को ज्यादा खांसी आने लगी थी। तभी वो लड़की अपनी पानी की बोतल आदित्य के हाथ की तरफ खिसका देती है। आदित्य के हाथ जैसे ही बोतल से टच होते हैं वो तुरंत पीछे मुड़कर उसे देखता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।